What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लेक्चर जो है एग्जैक्ट आप लोगों को 4 o'clock मॉर्निंग में मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग मॉर्निंग में इसको 4 बजे लेक्चर को देखना चाहते हैं तो लगभग कोशिश क्या कीजिए कि 3:50 पर अपना अलार्म सेट किया कीजिए। यानी कि 10 मिनट के अंदर आप लोगों को उठना है, पानी वगैरह पीना है, थोड़ा सा अपना फेस वगैरह धुलना है। उसके बाद में आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और 4 बजे एग्जैक्ट आप लोग को लेक्चर देखने बैठ जाना है। और उस लेक्चर देखने के बाद में फिर हल्की फुल्की अगर हो सके तो फ्रेश होने के बाद में अपना एक्सरसाइज कीजिए। इस तरीके का पैटर्न लेकर चलिए मॉर्निंग से ही, तो शानदार तरीके से अपने अपने डे को आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे और पूरे दिन आप लोगों के अंदर एनर्जी रहेगी। नहीं यकीन आ रहा है तो इसको फॉलो करके देखिए मेरे साथ में, कुछ दिन आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में और क्या बात कर रहा हूं। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे लेक्चर में। करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी होगा, ओल्ड यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, ये शेड्यूल हमारा रहता है यहाँ पर डेली 8:30 बजे आप लोगों को नैनो मैगजीन मिलती है, 7:30 बजे लगभग आप लोगों को द हिंदू, और यूपीएससी के जो एमसीक्यूज होते हैं ये आप लोगों को 4 o'clock। तो इस तरीके से आप लोग पूरा करंट अफेयर यहाँ पर आसानी से कवर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। ये पूछा था मैं आप लोगों से मैसूर सिल्क के बारे में। तो सिल्क की साड़ी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ में रजिस्टर किया गया जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर इसको 2015 में। और ये एक हैंडीक्राफ्ट टाइप का है, यानी कि ये कढ़ाई बुनाई आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक तरीके से कदगर का है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर शाही लीची के बारे में। तो आप लोगों को बताना है कौन से राज्य में शाही लीची को जीआई का टैग दिया गया और ये कभी ये रजिस्टर किया गया और किस कैटेगरी में ये आता है। और ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, खासकर जो अभी रिसेंटली इसको दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन थे इनडायरेक्ट वे में, अगर पूछा जाए तो तीनों के आंसर जाकर सर्च कीजिएगा, फिर कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए नजर डालते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। पॉलिटिकल क्वेश्चन है और पास्ट में ये आप लोगों से पूछा जा चुका है क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी। बात की जा रही है 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारी कंट्री में, हमारे संविधान के अंदर, जिसमें अगर कोई पर्टिकुलर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाने के बाद में इस 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये जो 9th शेड्यूल है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। आखिर किस लिए और क्या प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी जानेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर पर्टिकुलर लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर प्लेस किया जाता है तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। तो क्या पार्लियामेंट ऐसा कुछ यहां पर कर सकती है? तो पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी ये है कि अगर कोई लॉ इसके अंदर डाल दिया जाता है 9th शेड्यूल के, तो उसको एग्जामाइन नहीं किया जाएगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से वो बच जाता है, ऐसा है सेकंड स्टेटमेंट यहां पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर पहले ऐसा हुआ करता था पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो 9th शेड्यूल है उसका बेसिक पर्पज यही था कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और यहाँ पर किसी भी तरीके से उसका जुडिशियल रिव्यू न हो। तो ये जो लॉ लाया गया था स्टार्टिंग में ही हमारे संविधान में, तो ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया था। आर्टिकल 31B तो यहाँ पर देखते हैं, जो कि 9th शेड्यूल की जब बात की जाती है तो सीधा सीधा पर्पज ये है कि जुडिशियल रिव्यू से इसको बचाया जा सके, यानी कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर न करे, जो भी ये करना चाहते हैं उसको आसानी से कर निकल जाए। ये यहाँ पर बेसिक पर्पज था इसके सामने। पर लेकिन आगे चल के 2007 में एक केस निकल के आया, क्योंकि आप लोगों को बताया 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में आई, यानी कि केशवानंद भारती का केस आया और उसमें यह बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज होती है हमारे संविधान में, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आप लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है। और जब पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम खुद डिसाइड करेंगे जब कोई केस आएगा कि यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो इस केस के द्वारा ये बोल दिया गया कि जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का अगर हनन करता है यहाँ पर आप लोग का ये 9th शेड्यूल, तो देखिए फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। ये अगर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो फिर जुडिशियल रिव्यू उसका होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात बोली गई। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया यहाँ पर, ये अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर, ये है 24th 1973 की बाद की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पर होती नजर आई। यानी कि जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ था, वो खासकर SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात की जा रही थी, तो उसको 9th शेड्यूल में प्लेस करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर न करे। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये काफी न्यूज में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ में आगे चलकर यह भी बोला गया कि देखिए जिस तरीके से फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, तो आर्टिकल 14, 19, 20, 21 तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से इसको 9th शेड्यूल में लाया जाता है तो ये भी उसको चैलेंज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह बेसिक स्ट्रक्चर का जब पार्ट निकल कर आया
फिर इस वाले शेड्यूल के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लग गई, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले कोई भी लॉ इसमें डाल दिया जाता था तो वो आसानी से प्रोटेक्ट कर कर ये ले जाया करते थे। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आंसर आप लोग को ए नजर आएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक आइलैंड के बारे में जिसका नाम है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड रिसेंटली काफी अभी न्यूज में रहा है, तो इस आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है आखिर लोकेशन क्या है इसकी, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये है मेडिटेरेनियन एरिया, या फिर साउथ ईस्ट एशिया। तो एक बार इसको मैप में निहार लीजिए आप लोग, फिर आप लोग इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैप के अंदर ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर इंडिया, और यहाँ से आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हो गया सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर ये सेंटोसा आइलैंड देखने को मिलता है। तो कहाँ पर हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में ये आप लोगों को देखने को मिला, जिसका आंसर हो गया डी। किस लिए ये न्यूज में था, न्यूज में इसलिए था कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन दोनों यहां पर मीटिंग की थी, जो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सेकंड मीटिंग कहां पर हुई थी, इनकी सेकंड मीटिंग हुई थी वियतनाम हनोई के अंदर। तो हनोई वाली जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल मानी गई, क्योंकि किसी भी एग्जैक्ट रिजल्ट पर यहां पर नहीं पहुंचे। पर फर्स्ट मीटिंग सेंटोसा आइलैंड में देखने को मिली थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाकर मिले थे, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो मैटर है उसको शांत करने के लिए, ताकि एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। तो कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करने की बात ये कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बातें आगे निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से बैंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस स्टेटमेंट में से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो जो इस तरीके के बैंक होते हैं जिसको SFBS बोलते हैं, ये जो बैंक है हमारी कंट्री में फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था रिपोर्ट किसके द्वारा, RBI के द्वारा 1990 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो यहां पर कन्वर्ट किए जाते हैं अगर किसी भी तरीके से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंदर में, तो ये क्या बोली गई, इससे रिलेटेड बात ये बोली गई कि अगर यहां पर ये रेगुलेट किया जाता है, ऐसे कन्वर्ट करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर RBI दोनों मिलकर इसको रेगुलेट करेंगे। यानी कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कन्वर्ट करते हैं SFB में, तो जिसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो दोनों रेगुलेट करेंगे, RBI भी और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसके अलावा जो यहां पर जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है ये सब्जेक्ट है नॉर्मल रेगुलेशन के लिए एप्लीकेबल करने के लिए, जिस तरीके से CRR SLR क्या ये लगते हैं इनके ऊपर, ये बात बोली गई है। तो आंसर एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए। सबसे पहली जो बात की जा रही है रघुराम राजन जी, जो कि यहाँ पर उर्जित पटेल जी से पहले गवर्नर थे हमारी कंट्री के। 2009 में इनके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई जो इनकी अध्यक्षता में थी यहाँ पर। उसमें यह पता लगाया गया कैसे हम लोग इसको टैकल कर चल सकते हैं, यानी कि अगर ऐसे बैंक हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन है कैसे उनमें हम लोग उनको हैंडल कर चल सकते हैं। तो 10 एप्लीकेशन आए यहाँ पर इसके तहत, और ये जो गाइडलाइन तैयार की गई ये RBI के द्वारा तैयार की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कन्वर्ट होती है यहाँ पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, तो उनका एम ये रहेगा कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम के अंदर हम लोग किसी मेन स्ट्रीम के अंदर ये बैंक एक तरीके से आएगा, और रेगुलेट इसको कौन करेगा, ये जो अर्बन यहाँ पर बात की जा रही है ये वाला जो UCBS। अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैंडल करती है। पर लेकिन जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर SFB के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब ये रेगुलेट किया जाएगा RBI के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे इसको समझिए आप लोग। इसके अलावा बात की जा रही है कि सब कुछ यहाँ पर CRR SLR ये सब कुछ इसके ऊपर पेमेंट इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया आप लोगों के सामने सी, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पर जो बोला गया था ये वाला आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला आप लोगों के सामने गलत हो गया, और ये ऊपर वाला ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये 1990s में आया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि आंसर हो गया सी, क्योंकि यहाँ पर ये बाद में है 2015 के फेर में है, और ये वाला यहाँ पर स्टेट काम नहीं करेगा, ओनली RBI काम करेगा जब ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट ओनली एक सही है, बाकी ये गलत हो गई, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पास्ट में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में बात की जा रही है, कल्चर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हिस्ट्री कल्चर वाले पोर्शन का। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर पिलर एट सारनाथ, जो आज के डेट में आप लोग एम्बलम भी देखते हैं, वो बुद्धा का फर्स्ट यहाँ पर ये सरमन है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया था। क्या उससे रिलेटेड है ये? सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये है YAKSHA, यक्षा की फिगर आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो बिलोंग करती हैं बुद्धिस्ट और जैन्स दोनों ट्रेडिशन से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि आंसर तो हो गया सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। मौर्यन पिलर जो कि सारनाथ से रिलेटेड आप लोग देखते हैं कई बार, ये हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम है जो आप लोग यहाँ पर सामने नजर आ रहा है।
हॉर्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्स के साथ में एलिफेंट और बुल भी देखने को मिलेगा, और ऊपर यहाँ पर ये आप लोगों को ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये लायन हो गया यहाँ पर। इस तरीके से ये पूरा एम्बलम है जो कि हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट सरमन दिया गया था बुद्ध जी के द्वारा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला गया था। इसी के साथ में जो यहाँ पर याक्षा बोला गया है, याक्षा एक तरीके से ये बोल सकते हैं प्योर स्पिरिट जो कि केयर करती थी नेचर, एक तरीके से किस तरीके से अर्थ और ट्रीज को केयर की जा सकती है उसके बारे में खासकर ये जैन्स और यहाँ पर जो हिंदूज हैं और बुद्धिस्ट सबके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है। यानी कि जो खासकर फॉरेस्ट होते हैं ना उनकी पूजा की जाती थी पहले, तो उस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? दोनों ही आंसर सही है, आंसर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है, निकोबार ग्रुप बोल रखा है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, और ऊपर है यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू। तो कौन सा नहीं है? नोट आंसर पूछा गया है। और हाँ, कल भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ही था, उसमें भी नोट ही पूछा गया था। हम लोग उसको नोट नहीं करे, हम लोगों ने इसको अलग तरीके से देखा। उस क्वेश्चन को देखूंगा, ये तो आप लोग अगर उसको समझ पाए तो सही है, नहीं तो फिर कल उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूंगा फिर से एक बार। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर। अगर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो हिमालयन रीजन, खासकर आप लोग देखेंगे ये हिमालयन रीजन में पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये हो गया यहाँ पर चाइना और म्यांमार, ये पर्टिकुलर एरिया है जो हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी का पार्ट माना जाता है। इंडिया और बर्मा की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इंक्लूडिंग अगर देखें आप लोग यहाँ पर ईस्टर्न जो यहाँ पर इंडिया है हमारी कंट्री का, एक्सेप्ट नेशनल और आसाम और यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला एरिया। इसी के अलावा यहाँ पर जो म्यांमार हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी वाले एरिया के बारे में बात करें। इसी के साथ में सुंदरवन जो हो गया यहाँ पर, खासकर अगर आप लोग नजर डालेंगे यहाँ पर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये सारा पार्ट यहाँ पर नजर आता है हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये नहीं है छोटा नागपुर प्लेटो, बाकी का सब कुछ पोर्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटो अगर आप लोग मैप में निहारना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया पर्टिकुलर, ये वाला एरिया यहाँ पर हो गया जो कि एग्जैक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बात की जा रही है यहाँ पर नाइट्रोजन असेसमेंट के बारे में, यानी कि नाइट्रोजन आज के में जो एनवायरमेंट में देखने को मिलता है वो कहां से निकलता है उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहली बात जो बोली जा रही है उसमें ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन एमिशन का। तो क्या ये सही है? अभी जानेंगे इसके बारे में। कैटल अकाउंट करते हैं लार्जेस्ट शेयर नाइट्रोजन एमिशन इन द एग्रीकल्चर, तो क्या ये सही है? इसके बारे में भी जानेंगे। कैटल अकाउंट करते हैं 80% ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन, तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो आइए आंसर पर नजर डालते हैं कि क्या क्या बातें हैं यहाँ पर, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नाइट्रोजन का, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी यूरिया वगैरह यूज किया जाता है उसमें मैक्सिमम आप लोगों को नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और वो कंपोजिशन भी कई बार पूछी जाती है, जैसे कि क्या है यहाँ पर NPK, इनके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर का इसमें पाया जाता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर का हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई। आगे चलते हैं बात एग्रीकल्चर में अगर कंट्रीब्यूशन में बात करें तो 70% जो है यहाँ पर एमिशन जो निकल कर आता है उसके बारे में बात की जा रही है सोइल से, और बाकी का जो हो गया ये वेस्टेज वाटर हो गया या फिर रेजिडेंशियल जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी उनसे निकल कर आता है। ठीक है, पर लेकिन जब कैटल की बात करते हैं यहाँ पर तो 80% ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन कैटल से होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से ये इसके बारे में यहाँ पर N2O का ब्रेक थ्रू दिखा रखा है, वेस्ट वाटर से जो निकल के आता है या फिर यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर से या फिर रेजिडेंशियल या फिर जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उनसे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो इस पैटर्न पर अगर आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो आप लोगों को 1 और 3 तो बी आंसर यहाँ पर नजर आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में ही है, बात की जा रही है टुवर्ड्स इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम INMS के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, आखिर ये किस तरीके से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और ये क्यों न्यूज में है, तो नजर डालते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले सी यहाँ पर जो ये इंप्लीमेंट किया जाता है किसके बारे में, ये इंप्लीमेंट किया जाता है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्या है ये बातें हैं यहाँ पर इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर नाइट्रोजन को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सीधा सीधा फायदा ये होता है नाइट्रोजन का, अगर आप लोग देखेंगे पेड़ पौधे काफी इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, वो एक तरीके से मटर कुल के पौधे में पाए जाने वाला जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन को ब्रेक करके अपने खाने के तौर पर उसको यूटिलाइज करता
रहा है। तो अगर उसको हम लोग ऐसे इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं तो तभी हम लोग अच्छे से हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसको भी इफेक्टिवली हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसी का मैनेजमेंट की यहाँ पर बात ये कर रहे हैं। तो ये INMS, ठीक है, तो ये जो इंप्लीमेंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर इसका सी। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा एनुअली रिलीज किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन। तो बताइए आंसर इसका क्या हो गया। पहले एक बार यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो तैयार किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है यहाँ पर। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा यहाँ पर यह प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोबल के लेवल पर पीस कैसा है, ओवरऑल यहाँ पर ग्लोबल पीस की बात की जाती है। कहां पर किस एरिया में वॉयलेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, यानी कि जहां पर वॉयलेंस है वहां पर ये इंडेक्स काफी कम देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की जो रैंक है यहाँ पर GPI के अंदर, तो यहाँ पर 137 रही 163 में से 2017 में, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर 2018 की बात करें तो ये हमारी कितनी हो गई, ये 136 हो गई अगर 17 के साथ में कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला, पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर नहीं, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। कहाँ पर हाई है पीस ये दिखाया जा रहा है और फिर इस तरीके से ये लो होता चला जा रहा है। ओके, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसमें। वेरी लो में आ रही है हमारी कंट्री भी, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, यानी कि लो में आ रही है, वेरी लो में नहीं, लो में है हमारी कंट्री की भी, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार आंसर देख लीजिए क्या हो गया इसका। तो किसके द्वारा प्रस्तुत ये किया जा रहा है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करंट के बारे में। आप लोगों को पता होगा ओशन में करंट रहती है और मेनली इनको जो डिवाइड किया जाता है ये कोल्ड और हॉट करंट के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि जो ओशन करंट है वो अफेक्ट होती हैं जो सैलिनिटी, यानी कि वाटर के अंदर कितना नमक है, अलग अलग लेवल पर कितनी डेप्थ है, उससे इसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब पानी होता है, एक तो गाढ़ा पानी हो गया, एक कुछ कम पतला पानी हो गया, तो किस तरीके से यहाँ पर अगर पानी की इस तरीके से बात करते हैं तो किसके अंदर ज्यादा रिपल्स देखने को मिलेगी, कौन सा ज्यादा स्पीड में चल सकता है, कौन सा अगर आप लोग एक जगह रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक जग में पानी रख रखा है और उसको आप लोग जग से बाहर निकालेंगे, तो अगर गाढ़ा पानी होगा उसमें नमक बहुत ज्यादा होगा तो वो इतना ज्यादा नहीं फैलेगा जितना ज्यादा आप लोगों का नॉर्मल पानी फैल जाएगा। तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें लो लैटिट्यूड में, यानी कि लो ऊंचाई वाले एरिया में, ज्यादा ऊंचाई नहीं है जहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इक्वेटर की साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो कोल्ड करंट जो है वो वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती हैं। तो ये बोला गया क्या स्टेटमेंट से ये, इसके लिए आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर आना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया एशिया में ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर अगर ब्लू की बात करें, ब्लू कलर की, तो ये है कोल्ड करंट और रेड की बात करें ये वार्म करंट। मैक्सिमम आप लोगों को जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर आप लोगों को ब्लू करंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है ये मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि सारी है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इधर आप लोग ईस्टर्न में भी देख सकते हैं, पर मैक्सिमम वेस्ट साइड में आप लोगों को यहाँ पर कोल्ड करंट देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये है यहाँ पर, ये आंसर क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने बी, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही है। सी हो गया आंसर इसका, जिसमें बहुत सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर अंडमान और निकोबार वाले एरिया के बारे में। तो अंडमान और निकोबार वाला एरिया यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये डिवाइड होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आइए नजर डालते हैं। अगर आप लोग ढंग से यहाँ पर पिक्चर को देख रहे होंगे तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया अंडमान और निकोबार हो गया निकोबार। तो यहाँ पर देखते हैं ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा यहाँ पर इसका डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। बैरन वोल्केनो जो है वो सिचुएटेड है अंडमान में, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ये आप लोगों को निकोबार वाले एरिया में नजर आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है डायरेक्ट। ओके, तो आंसर इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, आंसर हो गया इसका ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि जो ब्रिटिश टाइम में यानी कि अंग्रेज हमारी कंट्री से खासकर बंगाल से क्या क्या यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करते थे। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि रॉ मटेरियल नॉर्मली जाते थे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर आप लोगों के सामने, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ये एक तरीके से कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो ये नॉर्मली कॉटन, सिल्क और इसके अलावा ये यहाँ पर सॉल्ट पेटर जो कि आप लोग समुद्री नमक बोल सकते हैं, और ओपियम यानी कि अफीम, ये प्रोडक्ट यहाँ से ये नॉर्मली एक्सपोर्ट किया करते थे हमारी कंट्री में। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर इसका डी आंसर हो गया।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लेक्चर लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर यहाँ पर मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी इसी के साथ में आप लोग देखिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए और रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी त्योहार भी एंजॉय करते रहिए और फिर से अपना नेक्स्ट डे से अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।